हेलो एवरीवन, हेलो टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। वेरी गुड। हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो yes, I can see the excitement here. Yes, yes. A very good evening to all of you. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ, नाम ले लो, नाम ले लिया जाएगा, नाम यार, ठीक है। वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी लोगों का स्वागत है। हाँ, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेप हॉरिजन। और इस गेट 2027 की जर्नी के जो आज आप स्टार्ट कर रहे हैं, और किसी भी चीज को स्टार्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो ये जो आपने स्टेप लिया है, जो आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो इस जर्नी के लिए सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोग को कि आप लोगों ने एटलीस्ट स्टार्ट किया। अब इस जर्नी को हम लोग को जिस एनर्जी के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इसी एनर्जी के साथ कंप्लीट भी करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पूरे प्रिपरेशन में बेटर रिजल्ट्स अचीव करने के लिए प्रिपरेशन को स्टार्ट करना इस पूरे प्रिपरेशन का सबसे आसान पार्ट है, ठीक है। प्रिपरेशन बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं, गेट एग्जाम के लिए बहुत सारे लोग प्रिपेयर करते हैं, बट रिजल्ट्स, रैंक और क्वालिफाई बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। द रीजन इज वेरी सिंपल कि यस, प्रिपरेशन स्टार्ट करी, बट कहीं ना कहीं हम लोग बीच में उस प्रिपरेशन को उतना इफेक्टिवली या प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो रिजल्ट्स हैं उनको हम लोग अचीव नहीं कर पाते। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। यस, वेरी गुड। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं आप लोग के साथ साथ। यस, जैसा आप लोग एक्साइटेड हैं इस कोर्स के लिए, काफी समय से लगातार आप लोग वेट कर रहे थे, काफी समय से आप लोग लगातार मेरे को अप्रोच कर रहे थे, एंड नाउ द वेट इज ओवर एंड फाइनली वी आर हेयर। तो अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और लिख लो ये बात, आज लिख लो कि 2027 के बहुत सारी रैंकें ऑलरेडी 2026 में भी आएंगी। जिन्होंने कंटेंट को फॉलो किया है, 2027 का बेस्ट रिजल्ट, मैक्सिमम रिजल्ट जो होगा जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का, वो आपको यहीं से देखने को मिलेगा। लिख लो इस बात को, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छा है। एनर्जी लेवल को मेंटेन रखना है बेटा। द एनर्जी दैट यू आर हैविंग टुडे, यू हैव टू मेंटेन ऑल दिस एनर्जी, ठीक है भैया। अरे बिल्कुल सब, बहुत बहुत बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और आई होप आप लोग भी ठीक हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आई होप सभी लोग आ चुके हैं। यस, कमेंट्स विजिबल हैं, कमेंट्स विजिबल हैं। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आप लोगों के साथ अब इस डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एज दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस कोर्स, तो यहां पर आज पूरे एक साल में, आने वाले एक साल में, गेट 2027 का पेपर आपका फरवरी में होना है। इस लेक्चर को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। मेजर पार्ट जो आज इस पहले लेक्चर का रहने वाला है, दैट विल बी एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, ये ओरिएंटेशन सेशन होने वाला है। सर, ये ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस एक्साइटमेंट को मेंटेन रखना बेटा, इस एक्साइटमेंट को मेंटेन रखना है। और इस ओरिएंटेशन सेशन में आज हम लोग इस कंप्लीट रोड मैप के बारे में बातचीत करेंगे, इस पेपर के बारे में समझेंगे, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसे हम अपने रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट डायरेक्शन पे बातचीत होने वाली है। तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। आप सभी लोग का प्लेटफॉर्म पे सभी लोग का स्वागत है, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मेहनत से, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन करेंगे और रिजल्ट्स अचीव होंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बस आपको ईमानदारी से अपनी मेहनत करते रहना है, ठीक है। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो आज थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, काफी हद तक मैं मान के चल रहा हूं। तो एज आई कैन सी, ठीक है, एक बार स्टार्ट करेंगे, बस उसके पहले जल्दी से आप अपना सभी लोग चैट बॉक्स में बता देंगे आप किस ईयर में हैं अभी आप, ठीक है। तो जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस बैच में सेकेंड ईयर से हैं,
जिन्होंने मेरे से डिस्कस भी किया कि सर अभी से स्टार्ट कर सकते हैं क्या। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो थर्ड ईयर से भी हैं, फोर्थ ईयर के भी स्टूडेंट हैं और पास आउट स्टूडेंट भी है, तो काफी मिक्स सा रिस्पॉन्स है। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं है सर, इस बैच में जो प्रिपरेशन होने वाली है वो बिल्कुल बेसिक से हम लोग लेके चलेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पेपर दिया इसके पहले गेट का या नहीं दिया, मैं बिल्कुल बेसिक से एक बार चीजें स्टार्ट करके ले चल रहा हूं ताकि कहीं पे भी कोई डाउट ना रहे, जितनी मैक्सिमम क्लियरिटी हो सकती है। मैं जैसा हमेशा बोलता हूं अपने सेशंस में कि एग्जाम को क्लियर करने के पहले, एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझना, उस एग्जाम के बारे में जानना। जितना अच्छे से आप एग्जाम के बारे में जानेंगे उतना अच्छे से ही आप आगे अपने रिजल्ट्स को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आज जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के बारे में बातचीत करते हैं। ऑलरेडी इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे अवेयरनेस सेशन आपको प्रोवाइड किए कि जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग क्या होता है। चलो भाई, तो लेट्स स्टार्ट, बातचीत स्टार्ट करते हैं। और मुद्दा यह है भैया, सिंपल सी बात है, योर जर्नी स्टार्ट्स हियर। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस की, ट्रेंड एनालिसिस की, और गेट का पैटर्न अलाइनमेंट क्या है, गेट की रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले थोड़ी सी बातें होंगी ओरिएंटेशन सेशन में रिलेटेड टू ऑल दीज टॉपिक्स। ठीक है साहब, क्या बातें करनी है अपने को। तो देखिए, बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, आप में से मैक्सिमम लोग मेरे से पहले से ही कनेक्टेड हैं, हाँ, बहुत समय से फॉलो कर रहे थे। आप लोग की डिमांड पे ही ये कोर्स फाइनली मैं स्टार्ट कर पाया। हाँ, काफी टाइम से मैं प्लान कर रहा था, काफी टाइम से मैं इसके लिए रिसर्च कर रहा था। हाँ, बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की, बट आप लोग के एनर्जी की वजह से ये चीजें स्टार्ट हो पाई। और इसको अब हम लोग और एक बार मैंने स्टार्ट कर दिया है तो कंप्लीट तो होगा ही होगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होगा। तो दोज हु आर न्यू, जो लोग पहले इस बार मेरे से मिल रहे हैं, तो थोड़ी सी जान पहचान कर लेते हैं। गेट के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी रिलीवेंट नहीं है, क्योंकि अब इस यात्रा में बहुत लंबे समय तक हम लोग साथ रहने वाले हैं, तो एक दूसरे के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी तो अच्छा रहेगा, कनेक्टेड फील होगा। यस और नो। तो आई एम क्षितिज सचान, और यहां पर अगर मैं बात करूं, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। यहां पर अगर मैं बात करूं तो आई हैव क्वालिफाइड, एज यू कैन सी, आई हैव क्वालिफाइड गेट सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम। I not even qualified, I have scored the top rank in GATE Civil Engineering. I have scored the top rank in GATE Architecture and Planning. I have scored the top rank in GATE Geomatics Engineering. And if I talk about my best GATE rank is, that is AIR 30. तो ये तो थोड़ी सी बातचीत हो गई। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग स्टेट, आई बिलोंग टू सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो सिविल इंजीनियरिंग से मेरा नाता है काफी पुराना, और लगभग लगभग 12 से अधिक साल हो गए हैं। 12+ years आई एम हैविंग द एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ गेट, ESE, एंड जो भी आपके टेक्निकल एग्जाम है उसमें मुझे आप लोग के साथ डिस्कशन करते हो गए। ठीक है, मेंटर्ड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स, ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह में, बहुत जगह के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिला, अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ पढ़ाने का मौका मिला। तो ये मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी है। आई होप इतनी जानकारी सफिशियंट है। बहुत इससे ज्यादा जानकर आप क्या करेंगे, ज्यादा जानकर क्या करोगे। तो इतने मैंने थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दिया, जल्दी से एक बार ब्रीफ कर देंगे सभी लोग। बस आपको चैट बॉक्स में लिखना आपका नाम क्या है, आप किस ईयर में है, और आप कहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है भाई, पता तो चले चिंगारी कहां तक पहुंची है, हाँ, तो पता तो चले कहां तक जानकारी पहुंची है। तो बिल्कुल एक बार चैट बॉक्स में केवल आपको ये बताना है आपका नाम क्या है। नाम मैं देख पा रहा हूं चैट बॉक्स में। किस ईयर में हैं आप, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर पास आउट, और कहां से बिलोंग करते हैं, कहां से आप अभी इस क्लास को देख रहे हैं, भारत के, दुनिया के किस कोने से क्लास को देख रहे हैं, जरूर चैट बॉक्स में बताइए, बढ़िया लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई कैन सी द रिस्पॉन्सेस। तो काफी डाइवर्सिटी है। तो सभी जगह जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का इंतजार चल रहा था, मतलब सभी जगह जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का इंतजार चल रहा था। आई कैन सी इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो ये मेरे बारे में इतनी जानकारी है, आई होप ये सफिशियंट है। अब इसके बाद जान पहचान नहीं होगी, ठीक है, इतनी जानकारी बहुत है।
और इतने से ही काम चलेगा। चलिए मुद्दे पे आते हैं सर। तो जैसा मैंने बताया गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के बारे में अगर बात करें, सबसे पहली जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, ये पेपर अभी सबसे नया पेपर है जो आपका ऐड हुआ है गेट में। ठीक है, ये सबसे नया पेपर है, रीसेंट पेपर है, 2022 में इस पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया। 100 नंबर का पेपर होता है, जैसा सभी आपको पता है गेट का एग्जाम 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। 3 घंटे का पेपर होने वाला है, 3 आवर्स पेपर होगा और 65 क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल जैसे बाकी पेपर का, जैसा आपको पता है 30+ पेपर होते हैं गेट में, तो जैसे बाकी का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो बाकी का मैक्सिमम मार्क्स है, बाकी एग्जाम पेपर्स के लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, एज इट इज जियोमेट्रिक्स में भी आपका यही पैटर्न रहने वाला है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्योंकि पेपर रिसेंटली ऐड हुआ है, तो यहां से कुछ बातें हैं जो इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में हम लोग को समझनी चाहिए। करियर अपॉर्चुनिटीज जो हैं सभी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए पेपर, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप इस पेपर को थोड़ा सा भी सीरियस लेते हैं तो ये आपकी लाइफ को सीरियस बढ़िया बेहतरीन बना देगा। ठीक है, इतना पोटेंशियल इस पेपर में है। तो एमटेक, पीएचडी, आईआईटीज, एनआईटीज, आईएससी में एडमिशन के लिए, पीएसयू रिक्रूटमेंट के लिए, और जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग इंडस्ट्री में अगर आप एंटर करना चाह रहे हैं, और रिसर्च या एकेडमिया में अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो ये पेपर आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। जैसे अगर मैं बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग के बाद आपके पास जो जो अपॉर्चुनिटीज हैं गेट के लिए, सेम उसी तरीके से गेट के बाद आपके पास जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग में भी अपॉर्चुनिटीज हैं। वेरियस कोर्सेज आर देयर। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसा मैंने बताया आपको कि 2022 में ये पेपर ऐड हुआ है, तो जाहिर सी बात है जिसने भी पेपर ऐड किया होगा वो हमसे और आपसे ज्यादा समझदार हैं। हाँ, तो अगर जिसकी भी रिकमेंडेशन में ये पेपर ऐड हुआ है गेट में, गेट ने सोचा है कि इस पेपर में भी स्टूडेंट्स को मौका देना चाहिए, इस फील्ड में भी हमें स्टूडेंट्स चाहिए, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ जरूरत होगी। तो ग्रोइंग कैंडिडेट पूल है, लगातार आप देखेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, अवेयरनेस जो है वो इंक्रीज हो रही है। सभी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स भी इस फील्ड की इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हैं, जिससे लगातार आप देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, हाई इंडस्ट्री डिमांड है, इंडस्ट्री में डिमांड है, इसलिए पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया है। आप लोगों को कैपेबल बनाना है, और इस पेपर को क्वालिफाई करके अगर जाते हैं तो उनके लिए इंडस्ट्री में प्रॉपर बढ़िया एक्सपोजर मिलने वाला है। एक्सीलेंट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, बढ़िया से आप अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं। तो ये हो गया कुछ मोटा मोटा इस पेपर के बारे में जानकारी, जिसमें बहुत सी जानकारी पहले भी आप लोग को होगी, मैंने ही प्रोवाइड करी है, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोग के साथ मैं डिस्कस कर चुका हूं। जस्ट एज इन ओरिएंटेशन क्लास आई वांट टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स, उन सभी लोगों के लिए जिनको अगर ये जानकारी अब तक नहीं पता है। सबसे पहले किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, बहुत क्लियरिटी के साथ आपको पता होना चाहिए कि आप किस एग्जाम के लिए क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं। वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम दैट यू शुड नो वेरी क्लियरली। तो बिल्कुल बेटा अगर बात करें तो यहां पर क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटीज दिख रही, क्योंकि मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं, अल्टीमेटली करियर में आप ग्रो करना चाह रहे हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ, और मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा इस बात का कि कैसे सिविल इंजीनियरिंग से बहुत कम एफर्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप अचीव कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए ट्राई नहीं करना है, जस्ट एज अ बैकअप प्लान आपके पास जियोमेट्रिक्स भी होना चाहिए। अगर आपको आईआईटीज में एंटर करना है तो मेनली आप चाहते हैं, अगर सिविल इंजीनियरिंग से एंटर करना कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट जैसा आपको पता है एग्जाम हमारे हिसाब से नहीं होता है। एग्जाम में बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जो हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, इसलिए एज अ बैकअप पार्ट सेकेंडरी पेपर के लिए भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और सबसे अच्छा सेकेंडरी पेपर जो मुझे समझ में आता है अपॉर्चुनिटीज वाइज, ग्रोथ वाइज और करंट सिनेरियो को देखते हुए, वो है आपका जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का पेपर। चलिए भाई, बहुत बढ़िया है, तो सब बढ़िया बढ़िया ही चल रहा है। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो एग्जाम पैटर्न के बारे में जैसा मैं आपको बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। जनरल एप्टीट्यूड गेट में फिक्स है, किसी भी पेपर के लिए अगर आप अपीयर कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी अगर आप अपीयर करते हैं, तो 15 नंबर का एप्टीट्यूड आता है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, यहां पर थोड़ा सा मैं और इसको बाइफरकेट कर देता हूं।
वेटेज रहता है 9 एंड 6 मार्क्स का। तो 9 नंबर का आपका मिलता है एप्टीट्यूड वाला सेक्शन, 9 नंबर का आता है आपका एप्टीट्यूड वाला सेक्शन, और 6 नंबर की आपकी आती है इंग्लिश। तो अगर आप पेपर को एनालाइज करेंगे तो टोटल 15 में 9 + 6 का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, 9 + 6 का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है सर, इस पेपर के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है बेटा, वही बता रहा हूं। ठीक है, वही 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 आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूं, और लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप इस पेपर के बारे में जानें और इस पेपर की इंपॉर्टेंस को समझें। ठीक है, तो वही एक बार फिर से एक बार क्लियर कर दे रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगा, पूछ सकते हो आराम से। ठीक है, और देखो ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं, ऐप से जो क्लासेस देख रहे हैं सभी लोग, धीमे धीमे हम लोग उसको एक्सप्लोर कर लेंगे। अभी भी मैंने भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किए। ये इस ऐप पर मेरा पहला पेड बैच है जिसमें अभी आप हैं। ठीक है, तो आप भी एक्सप्लोर करेंगे और साथ साथ मैं भी एक्सप्लोर करूंगा, और सारे फीचर्स जो अवेलेबल हैं वो आपके लिए अवेलेबल होंगे, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए पार्ट ए की अगर बात करें, पार्ट ए, अब देखो अभी थोड़ा सा फर्क है। सिविल इंजीनियरिंग पेपर की अगर मैं बात करूं तो इन द केस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पेपर में जो सेक्शन होते हैं वो केवल 2 सेक्शन होते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर होता है उसमें 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन, और दूसरा होता है सिविल इंजीनियरिंग का। ये होता है 15 मार्क्स का और ये होता है 85 मार्क्स का। तो टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स। ये बात हो गई सिविल इंजीनियरिंग की। लेकिन सर अगर यहीं पे बात करें जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग की, तो यहां पर 3 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन होगा पहला, दूसरा होगा आपका कॉमन सेक्शन, दूसरा होगा कॉमन सेक्शन जिसको आप ए बोलते हैं, और फिर इसके बाद आएगा सेक्शन बी। और सेक्शन बी में भी आपके पास ऑप्शन होगा B1 और B2। समझो, सिविल इंजीनियरिंग में 15 नंबर का एप्टीट्यूड हो गया, 85 नंबर का 85 मार्क्स का। लैंग्वेज में अगर किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम हो, हिंदी इंग्लिश का इशू हो तो बता दीजिएगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। इंग्लिश में पूरा टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में होगा, और बीच में थोड़ी बहुत बातचीत हम लोग जो नॉर्मल बातचीत है वो हिंदी में करेंगे। तो जैसा आपको पता है इस बैच की जो लैंग्वेज रहने वाली है वो इंग्लिश होगी, हिंदी प्लस इंग्लिश का मिक्सचर। ठीक है भैया, तो अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग से पैटर्न में क्या डिफरेंस है यहाँ पर 15 नंबर का एप्टीट्यूड दोनों में कॉमन है, और उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में 85 मार्क्स का सिविल इंजीनियरिंग का से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग में इसको बाई पार्ट कर दिया गया है। पहला सेक्शन ए बनाया गया है आफ्टर द जनरल एप्टीट्यूड, जो कि सेक्शन कॉमन सेक्शन है। यू डोंट हैव एनी चॉइस। सेक्शन ए कंपलसरी है सभी को जितने लोग भी जियोमेट्रिक्स का पेपर दे रहे हैं सभी को सेक्शन ए क्या करना भाई, सभी को सेक्शन ए अपीयर करना ही करना है, कंपलसरी है। सेक्शन बी में उन्होंने 2 पार्ट कर दिए हैं, B1 और B2। देयर आर 2 पार्ट ऑफ द सेक्शन बी, दैट इज द B1 एंड B2। B1 जो है वो सर्वेइंग से रिलेटेड है, B2 जो है जो सिविल इंजीनियरिंग में आप सर्वेइंग पढ़ते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत बेसिक चीजें पढ़ते हैं आप, यहां पर उसी का एडवांस। जियोमेट्रिक्स इज ऑल अबाउट द सर्वेइंग। ठीक है, तो उसी का एक्सटेंशन है, उसी का हायर वर्जन में आप बातचीत कर रहे हैं। तो इसमें आपका पहला पार्ट जो B1 पार्ट है वो रिलेटेड होगा सर्वेइंग से, और जो B2 पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू द इमेज इंटरप्रिटेशन। तो आपके पास चॉइस है। क्या क्या कंपलसरी हो गया, 15 नंबर का एप्टीट्यूड कंपलसरी हो गया, 55 नंबर अभी आगे है सब यहां पर। दूसरा पार्ट जो एक कॉमन पार्ट है वो भी आपका कंपलसरी हो गया, 55 मार्क्स का होगा। तो 55 + 15 कितने हो गए भैया, 70। और 30 नंबर का होता है B1 और B2। B1 भी 30 नंबर का होगा, B2 भी 30 नंबर का होगा। इन दोनों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। तो सर आप क्या कराने वाले हैं, आप क्या, मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं सभी लोगों को। इस पूरे कोर्स में बीइंग अ सिविल इंजीनियर, आई होप आप सभी लोग मोस्टली सिविल इंजीनियरिंग हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग के रेफरेंस को लेते हुए ऐसा कुछ करेंगे कि हम प्राइमरी पेपर के साथ प्रिपेयर कर पाए। क्योंकि देखो अगर मैं एक पेपर दे रहा हूं सिविल इंजीनियरिंग का, एक पेपर दे रहा हूं CS का, डिफिकल्ट हो जाएगा ना भाई, प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि दोनों के लिए आपको अलग अलग स्पेसिफिक चीजें पढ़नी है। यहां पर पेपर की स्ट्रेटजी ये बोलती है
मैंने जैसे इस एग्जाम को अभी तक डील किया कि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के ऐसे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करें ताकि जो हमारे एफर्ट्स हो वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी यूजफुल हो और साथ साथ जियोमेट्रिक्स के लिए भी यूजफुल हो। कुछ एक्स्ट्रा हमें मेहनत करनी पड़ेगी जियोमेट्रिक्स के लिए, जो हम लोग बिल्कुल करेंगे। क्लियर है? तो यहां पर जो आपको प्रिपरेशन मिलने वाली है, यहां पर जो आपको सपोर्ट मिलने वाला है, सर एप्टीट्यूड के बारे में सपोर्ट मिलेगा। सर ये जो 15 नंबर का एप्टीट्यूड आ रहा है, 9 नंबर का एप्टीट्यूड या 6 नंबर की जो इंग्लिश आ रही है, क्या सर इस बैच में वो क्लासेस इंक्लूडेड हैं? जी हां। तो आपका सेपरेट एप्टीट्यूड का क्लासेस चलेगा, आपका सेपरेट इंग्लिश का क्लास चलेगा। एंड मोस्ट ऑफ द जगह आप देखोगे कि इंग्लिश की मेन ब्रांचेस की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, इंग्लिश की बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती है। यहां पर आपको इंग्लिश के बारे में भी बताया जाएगा, जो जिसका वेटेज 6 नंबर का है, जो कि कम नहीं है गेट एग्जाम में। तो भैया एप्टीट्यूड हो गया। कॉमन, तो भैया कॉमन में तो कोई चॉइस ही नहीं है। क्या क्या आता है कॉमन में अभी बता दूंगा मैं। तो कॉमन का पूरा सिलेबस, पूरी प्रैक्टिस, पूरा रिवीजन, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट गाइडलाइन आपको सब कुछ मिलने वाला है। और इसके बाद B1 और B2 में हम लोग प्रिपेयर करेंगे B1 के लिए। अपना पेपर कैसा रहने वाला भाई? जब हम लोग पेपर अपीयर करेंगे तो अपना पेपर जो होगा वो हम लोग B1 और B2 में वी विल गो विद द B1। सर्वेइंग वाला जो पार्ट है, सर्वेइंग वाला जो पार्ट है उसी का एक्सटेंडेड पार्ट यहां पर मैं बोलूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, उसके लिए हम लोग जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया 15 नंबर का एप्टीट्यूड, कॉमन पार्ट 55 नंबर का हो गया, और B1 और B2 दोनों का वेटेज V1 एंड नहीं है भैया, B1 ले लो या फिर B2 ले लो। पेपर में जिन्होंने पेपर दिया होगा इस बात को अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि जैसे ही आप सेक्शन ए कंप्लीट करते हैं, कॉमन सेक्शन कंप्लीट करते हैं, तो आपके पास एक चॉइस आती है, यू वांट टू ऑप्ट फॉर द B1 और B2। सभी को क्लियर है भाई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? सभी को क्लियर है बात? एक बार सभी लोग बता देंगे। सभी को यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरीके से सेक्शन होते हैं, आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। और कहीं पे भी किसी को अगर कोई डाउट हो आराम से बता देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है भाई? चलिए, तो ये तो बात होगी साहब B1 और B2, ये पूरा पैटर्न समझ गए। अब देखो मैथ्स में मैंने बताया आपको, एप्टीट्यूड में वर्बल प्लस न्यूमेरिकल रहने वाला है। 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, 4 सब्जेक्ट हैं जो आपको कॉमन पार्ट में कंप्लीट करने हैं। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, रिमोट सेंसिंग, GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और GNSS। एक सवाल यह आता है कि सर ये जो क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये तो सर्वेइंग का भी पार्ट है। बट सर्वेइंग अगर आप सिलेबस को देखेंगे, सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग के सिलेबस को देखेंगे, तो वो सारे जो टॉपिक हैं उनका इंट्रोडक्टरी पार्ट आप पढ़ते हैं सर्वेइंग में। क्लियर है भाई? तो यहां पर आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, डिटेल्ड डिस्कशन रिक्वायर्ड है, इन डेप्थ नॉलेज रिक्वायर्ड होगा आपको, तब जाके आप यहां के क्वेश्चंस डील कर पाएंगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, ये भी बात आपको समझनी है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं और यहां पर जिस आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, इनमें भी टॉपिक का डिफरेंस है। तो यहां पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के उन टॉपिक को यूज किया गया है जो ज्यादा वाइडली यूज्ड होते हैं इन द केस ऑफ जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है भाई? तो जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग में जो टॉपिक ज्यादा यूज होते हैं उनको वहां पर वेटेज दिया गया है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। रिमोट सेंसिंग, GIS एंड GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये हो गया आपका। ठीक है भैया? सर्वेइंग GNSS या फिर GPS भी आप बोल सकते हैं। और अगर बात करें B1 सेक्शन में सर्वेइंग है, तो दिस इज फॉर B1, और इमेज प्रोसेसिंग वाला जो पार्ट है दैट इज B2। तो सर्वेइंग में मैप्स के बारे में आपको बातचीत करनी है, सर्वेइंग में आपको मैथ्स के बारे में बातचीत करनी है, सर्वेइंग में आपको बात करनी है, सर्वेइंग में आपको बात करनी है रिलेटेड टू द लेवलिंग। सब पूरी सर्वेइंग का सिलेबस जो आपका सिविल इंजीनियरिंग का है वो सारी चीजें यहां पर हैं।
और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आपको पढ़ने हैं। क्लियर हो गया? सिलेबस क्लियर है? तो एप्टीट्यूड, इंग्लिश, इसके बाद मैथ्स, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस और सर्वेइंग में 3 टॉपिक, मैथ्स, लेवलिंग और तीसरा जो टॉपिक है दैट इज द फोटोग्रामेट्री सर्वे इन डिटेल। तो ये तीनों, ये टोटल कुल मिला के आपके 7 टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, 7 टॉपिक हैं प्लस एप्टीट्यूड। इतना ये सब्जेक्ट हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। ये क्लियर है? हर एक स्लाइड के बाद मैं आपसे पूछ लूंगा, कहीं पे किसी को कोई डाउट है, अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप पूछ सकते हैं। कहीं पे भी अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? यस और नो? एनी डाउट टू एनीवन? अगर यहां तक के डिस्कशन में किसी को कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, टिल नाउ यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। और अगर सारी चीजें क्लियर है तो हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जहां पर भी क्लासेस आप देख रहे हैं, ऑल द कमेंट्स आर विजिबल। ठीक है, तो पेड और अनपेड दोनों कमेंट्स विजिबल हैं। बहुत मेहनत करके हाँ धर्म निभाने लोग आए हैं, तो उनका भी स्वागत करूंगा मैं। और भगवान से पूरी भगवान से कोशिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जो लोग भी स्पैमिंग कर रहे हैं क्लास में, थोड़ी सी उनको सद्बुद्धि दे और उनके अच्छे फ्यूचर की शुभकामनाएं मेरी उनके साथ हैं। ठीक है? ठीक है, बेचारे इतने मेहनत करके आते हैं, स्पैमिंग करते हैं, और तुम्हारा ये स्पैमिंग करना बता रहा है कि हम सही डायरेक्शन में हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, जो लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने इस काबिल समझा, हाँ, इतना एफर्ट किया, इतनी मेहनत लगाई, हाँ, आईडी वाईडी बनाई, नाम वाम चेंज किया, स्पैमिंग करने आए, तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा उनके लिए इंटरेक्शन है। अब इस चीज को नहीं मैं ध्यान देने वाला हूं, जो आप चाहें आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया? खुश? देखो, तुम्हें इग्नोर नहीं किया मैंने, यही खासियत है बेटा, इग्नोर मैं किसी को नहीं करता हूं। ठीक है, तुमने कोशिश करी, तुम्हारे कर्मों का जो है एप्रिसिएशन, तुम्हारे जो एफर्ट्स हैं उनको मैंने तुरंत एप्रिसिएट कर दिया है। तो आई लाइक योर एफर्ट्स, जो आपने इतनी मेहनत करी इतना डेडिकेशन के साथ, तो आई अप्रिशिएटेड। ठीक है भाई, हो गया? दिल खुश? बहुत बढ़िया, आ जाओ। चलिए, तो 100 मार्क्स का रहने वाला है, 65 क्वेश्चन होंगे और 3 घंटे का पेपर होने वाला है, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बातचीत करते हैं। एज यूजुअल, जैसे सभी पेपर्स की अगर बात करें तो सभी पेपर का जो पैटर्न रहता है, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एमएसक्यू क्वेश्चन है, जिसका लगातार आप देखेंगे कि गेट के केस में लगातार एमएसक्यू की बातें बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर रहे हैं। एमएसक्यू ऐड होने की वजह से, एमएसक्यू क्वेश्चंस की वजह से जो थ्योरेटिकल डिस्कशन होते थे, अब गेट के लिए वो भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जनरली ये माना जाता है कि गेट का एग्जाम जो होता है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी को चेक करने के लिए होता है, बट एज किसी भी पेपर की अगर आप बात करें, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर हो या अदर ब्रांच का पेपर हो, एमएसक्यू ऐड होने की वजह से आपके थ्योरेटिकल पोर्शन भी इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए अब जिस भी कंसेप्ट को आप पढ़ते हैं, उन सभी कंसेप्ट्स में थ्योरेटिकल और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। कुछ जरूरी बातें हैं जो समझ लेते हैं। एमसीक्यू में भैया माइनस मार्किंग होती है 1/3। एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जहां पर 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से एक आंसर ऑप्शन सही होगा, निगेटिव मार्किंग होगी। सही अगर हम आप 1 नंबर का क्वेश्चन है, प्लस करेक्ट के लिए +1, इनकरेक्ट के लिए -0.33। सिमिलरली फॉर 2 मार्क, फॉर करेक्ट आंसर यू विल बी अवॉर्डेड +2 मार्क्स, और फॉर निगेटिव अगर गलत आप कर देते हैं, गलत आंसर मार्क करते हैं, तो द मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज -0.66। क्लियर है? एमएसक्यू और एनएटी, एनएटी का मतलब है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जहां पर 4 ऑप्शन अगर दिए गए हैं तो एक या एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है। नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप सारे करेक्ट ऑप्शन को या सारे इनकरेक्ट ऑप्शन को मार्क करेंगे, जैसा भी सवाल में आपसे पूछा गया है। एनएटी की अगर बात करें तो यहां पर कोई ऑप्शन नहीं होते हैं, और जनरली ये वाला जो पोर्शन है एनएटी,
वो स्टूडेंट्स को लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ऑप्शंस नहीं होते हैं तो हम कई बार क्रॉस चेक नहीं कर पाते हैं। अगर कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, अगर कहीं कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक हो गई है, तो इन्फॉर्मेशन नहीं हम पता लगा पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा फोबिया रहता है स्टूडेंट्स में एनईटी क्वेश्चंस को लेके। क्या आपको भी है ऐसा? क्या आपको भी एनईटी क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ज्यादा डिफिकल्ट लगता है एनईटी क्वेश्चन को फेस करना एज कंपेयर टू द एमसीक्यू एंड एमएसक्यू? ठीक है, तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग और क्या करेंगे, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो निगेटिव मार्किंग एमसीक्यू में होने वाली है, नो निगेटिव मार्किंग विल बी देयर इन द केस ऑफ एमएसक्यू, और सिमिलरली एनईटी में भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मार्किंग सिस्टम क्लियर हो गया भैया? एक एक करके बहुत इत्मीनान से, बहुत टाइम है अपने पास, हाँ बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बहुत टाइम है, बहुत वेल प्लान्ड तरीके से, बहुत टाइम लिया है मैंने, तो यकीन मानो आप लोग के लिए बहुत सारी मेहनत की गई है जो अब आप लोग के साथ शेयर की जा रही है। ठीक है, तो बहुत चीजें अब आसान हो जाएंगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, अगर इसके कट ऑफ की एनालिसिस की बात करें कि सर कट ऑफ का क्या ट्रेंड है, एक बार जरा इसको भी ब्रीफली बता दीजिए तो बेहतर रहेगा। तो बेटा कट ऑफ के केस में अगर बात करें तो जैसा 2022 में ये पेपर ऐड हुआ था, तो दिस इज द डेटा फॉर ईयर 2022, 2023, 2024 एंड 2025। अभी 26 का कट ऑफ नहीं आया है, 26 का कट ऑफ आएगा तो जरूर मेंशन कर दिया जाएगा। ये जो कट ऑफ मैंने लिखे हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये सभी कट ऑफ मैंने लिखे हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए, सो दैट यू विल गेट द आइडिया। 2 से 2.5 नंबर के आसपास का फर्क रहता है जनरल और ओबीसी में, और इतना ही फर्क रहता है ओबीसी और एससी एसटी में, और उतना ही गैप लगभग लगभग आपको देखने को मिलेगा एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में। ठीक है भैया, तो ये देखो वेरिएशन है, तो 34, 34.5, 28, 41, तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन पेपर, कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, क्या परफॉर्मेंस है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, बहुत सारे फैक्टर्स पे कट ऑफ डिपेंड करता है। तो ये वेरिएशन है जो पिछले 4 साल का डेटा आपके पास अवेलेबल है, एज यू कैन सी। तो एज सच कोई एक फिक्स नहीं है, तो लगभग लगभग अगर आप इन चारों का एवरेज ले लेंगे तो एक रफ कट ऑफ मिल जाएगा आपको कि हाँ इसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, ये है गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग की बात हो गई, 22, 23, 24, और ये रहा 25 जनरल कैटेगरी का। पेपर की बात करें तो 22 का पेपर, क्योंकि पेपर ऐड किया गया था तो बहुत ही बेसिक लेवल का पेपर आया था। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग एक एक करके टॉपिक कंप्लीट करेंगे, और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, कैसे मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बता दूंगा, सब यहां पर अवेलेबल हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक, आपका डिजिटल बुक, वो सारी चीजें प्रिपेयर्ड हैं, वो आपको साथ शेयर कर दी जाएंगी। जो लोग भी इस बैच में इनरोल हो चुके हैं उनको ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, कोई भी फीचर्स ऐसा नहीं होगा कि अब उसके लिए आपको कुछ अलग से करना पड़े। ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड, टेस्ट सीरीज आपका हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन, डीपीपी, डाउट डिस्कशन, पर्सनल मेंटरशिप, सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। 23 के पेपर की अगर बात करें तो थोड़ा सा मॉडरेट पेपर था, 24 की अगर बात करें तो मॉडरेट पेपर था, और 25 में जो था वो मॉडरेट टू हायर साइड था। तो कट ऑफ देख पा रहे हैं आप, कट ऑफ सबसे कम 25 में ही है। ठीक है, तो 25 का पेपर जो था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अब यहां से एक चीज समझनी है, जब पेपर ऐड होता है या जब भी कभी कोई टॉपिक ऐड होता है किसी भी पेपर में, तो मैं आपको बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं, तो जैसा सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप सभी लोग बिलोंग करते हैं, तो जब रेलवे एयरपोर्ट वाला पार्ट ऐड हुआ आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, तो वहां से शुरू में आपने देखा कि बहुत बेसिक क्वेश्चन आए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए, सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है, करेक्शन फॉर रनवे लेंथ क्या होता है, बहुत सिंपल सिंपल। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन का लेवल भी क्या होता है, इंक्रीज हो सकता है। तो जैसा इस बार के पेपर में भी आपको देखने को मिला, और आगे भी इस फील्ड में, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं इस पेपर में, क्योंकि अब अवेयरनेस बढ़ रही है, तो कंपटीशन यहां पर भी इंक्रीज होने वाला है। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है भाई, एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके, यहाँ पर 2-3 साल अपने को नहीं देना है, एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके फाइनल आपको रैंक लेके यहां से चले जाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये नहीं कि 2 साल 3 साल तक तैयारी कर रहे हैं,
क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, चांस बिल्कुल नहीं लेना है। अभी जिस कंडीशन में हम लोगों ने एंट्री करी है इसी में लेके एग्जिट कर लेना है, ठीक है। तो उतना हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे, टेंशन मत लो। इसके बाद अगर बात करें सब्जेक्ट वाइज वेटेज बता दीजिए सर। सब्जेक्ट आपने मुझे बता दिए कि एप्टीट्यूड वाला पार्ट रहता है, उसका वेटेज तो फिक्स है 15 नंबर का। इसके बाद आपने बताया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है, आपने बताया सर रिमोट सेंसिंग आता है, जीआईएस आता है, जीपीएस आता है। अब इनका क्या क्या वेटेज है, तो 55 नंबर आउट ऑफ 55, क्योंकि कॉमन वाले सेक्शन का टोटल मार्क्स कितने थे 55। रिमोट सेंसिंग का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है। जो अब तक के क्वेश्चन पेपर आपके पास अवेलेबल हैं उसके बेसिस पर अगर बोला जाए तो लगभग 12 से 14 नंबर का केवल रिमोट सेंसिंग से आता है। 12 to 14 मार्क्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द रिमोट सेंसिंग। जीआईएस की बात करें 10 से 12 नंबर, जीपीएस जीएनएसएस की बात करें, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की बात करें, 8 to 10 मार्क्स। अच्छा खासा वेटेज है सबका, लगभग इक्वल वेटेज भी आप बोल सकते हो। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो यहां पर है वो 6 से 8 नंबर की है। जनरली अगर सिविल इंजीनियरिंग से कंपेयर करें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज रहता है 13 मार्क्स, लेकिन दोनों इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक्स में डिफरेंस है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं सिलेबस देख के। आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का भी सिलेबस अवेलेबल है, आपके पास जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का भी सिलेबस अवेलेबल है, तो वहां से ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भैया, क्लियर है ये बात सभी को? तो बिल्कुल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला पार्ट जो है वो 6 to 8 मार्क्स है, पूरा डिटेल। और सबसे अच्छी बात है इस कोर्स में जो पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, इस कोर्स में जो पहला सब्जेक्ट आप लोग के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं, डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे कंप्लीट, क्या क्या पढ़ना है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये आज ही बता दूंगा, टेंशन मत लो। पार्ट बी में इलेक्टिव है जहां पर सर्वेइंग वाला पार्ट होगा और कुछ एडिशनल टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया फोटोग्रामेट्री, जैसे मैंने आपको बताया लैंड सर्वेइंग, और जैसा तीसरा टॉपिक है दैट इज द मैप्स। तो ये 3 टॉपिक है सर्वेइंग में, इनका तो कंबाइंड वेटेज रहने वाला है 30 नंबर का। तो आइडिया लग गया भाई किसका क्या वेटेज है? क्लियर है सभी को? कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनका क्या वेटेज है, ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि गेट एग्जाम में हर सब्जेक्ट को कितनी तवज्जो हम देंगे, हर सब्जेक्ट में कितने एफर्ट करेंगे, हर सब्जेक्ट में कितनी मेहनत आप करने वाले हो, कितने डेडिकेशन के साथ पढ़ने वाले हो, ये डिपेंड करता है उस सब्जेक्ट का वेटेज क्या है। और ऐसा केवल इस पेपर में नहीं है, ऐसा केवल फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग से बात करूं तो आपको पता है बीएमसी का जो वेटेज है वो 1 नंबर का है, 2 नंबर का है मैक्सिमम, कभी कभी नहीं भी आता है। स्टील स्ट्रक्चर 2 से 3 नंबर का आता है, तो आप सारा स्टील स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपने एग्जाम को बहुत अच्छे से समझा है, जहां पर मैं आपकी मदद करने वाला हूं, हो सकता है आपने ना समझा हो, मैंने जो समझा है उसके बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज है, उसके हिसाब से ही हमें अपने एफर्ट लगाने हैं। क्योंकि लगभग गेट में वेटेज जो होता है वो आसपास ही रहता, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है। ऑल्दो यहाँ पर सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मैं इस बात का आपको चैलेंज देता हूं, चैलेंज, हाँ, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड आपको चैलेंज देता हूं कि जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का जो कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है किसी और इंस्टीट्यूट में मिल जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? अब आगे चल के लोग, हाँ, आगे चल के लोग यही कंटेंट यूज कर लें तो अलग बात है। तो अभी तक की जो जानकारी मेरे पास है इसके बेसिस में मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, ठीक है? तो बिल्कुल यहां पर बहुत ही आपको सिस्टमेटिक वे में सारा कंटेंट मिलेगा, सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। ये जो मेहनत की गई है मैं चाहता हूं आप सभी लोगों के काम आए, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। चलिए अगला डिस्कशन कर लेते हैं। ईयर वाइज सब्जेक्ट का जो ट्रेंड है जो आप देख पा रहे हैं, तो ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया किस तरीके से वेरिएशंस हो रहे हैं, रिमोट सेंसिंग कैसे वेरी कर रहा है। 2022 में ये 11 नंबर का था, रिमोट सेंसिंग 13 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, तो ऑन एन एवरेज 12 नंबर के आसपास का वेटेज है इसका। ऐसे ही 9 से 10 नंबर का वेटेज है आपका जीआईएस का। जीपीएस और जीएनएसएस की बात करें तो एज यू कैन सी फ्रॉम 9 to 10 मार्क्स, और ये हो गया आपका 6 से 7 नंबर या 7 से 8 नंबर का वेटेज है इंजीनियरिंग
6 से 8 नंबर का वेटेज है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। तो ये वेरिएशन भी आपको ईयर वाइज में बता दे रहा हूं ताकि पूरी क्लियरिटी हो जाए, कहीं पे भी किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो कॉमन पेपर और एप्टीट्यूड सब कुछ क्लियर हो गया भाई। मैं चाहता हूं एक बार जितने लोग भी क्लास में अवेलेबल हैं एक बार सभी लोग कंफर्म कर दें, यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं। और आप सभी लोगों से बिल्कुल एक चीज की, बस केवल एक चीज की रिक्वेस्ट है इस पूरे कोर्स के दौरान, एक चीज बस मुझे आपसे चाहिए फुल, जो बाकी सारी चीजें मुझे कुछ और नहीं चाहिए। एक चीज जो आपसे चाहिए वो आपकी एनर्जी मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि जो लोग मेरे से पहले से पढ़ चुके हैं उन्हें पता है मेरी जो क्लास की जो एनर्जी होगी वो डिपेंड करेगी आपके रिस्पॉन्स में। जितने बेहतरीन, जितना अच्छा आपका एनर्जी का लेवल होगा उतना है उससे डबल मेरा एनर्जी का लेवल होगा, ये मैं आपको इंश्योर कर सकता हूं। तो यू विल नेवर फाइंड कि आपके एनर्जी लेवल से कम हो रहा है मेरा एनर्जी लेवल। और पूरे कोर्स की मैं बात करता हूं, जब तक भी आने वाले साल तक जब तक भी हम लोग इस कोर्स को पढ़ेंगे तो बी इंटरेक्टिव इन द क्लास, सभी कंसेप्ट को अच्छे से समझना है और कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेरी आए पूछना है, नहीं है तो कंफर्म करते रहना है। ठीक है भैया, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है, ऑफलाइन में होते हैं तो हम लोग देख कर समझ जाते हैं। हाँ, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस समझ में आ जाता है कि जो कंसेप्ट आपने बताया वो स्टूडेंट्स तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, समझ में आया कि नहीं आया। वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करके समझ में आ जाते हैं टीचर को, कोई भी हो XYZ। ठीक है, बट क्योंकि अब ऑनलाइन मोड में आप किससे कनेक्टिविटी का एक ही तरीका है, वो है रिस्पॉन्स। आपके जो कमेंट्स हैं उनके थ्रू हमें समझ में आता है कि आपको सारी चीजें सही वे में पहुंच रही हैं या कहीं पे कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। क्लियर है भाई? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, यस आई कैन सी। हाँ, तो बस इसे ऐसे ही एनर्जी मेंटेन रखना है, सारी चीजें बेहतरीन होने वाली हैं। चलिए, ये बात भी हम लोगों ने कर ली। अब देखो, अब इस कोर्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। अभी तक मैंने आपके इस पेपर में बात की, अब आपको इस प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी इसके बारे में मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं। इस बैच में क्या क्या चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। भैया जंग में निकले हैं, कौन कौन से हथियार हमारे पास अवेलेबल हैं पता होने चाहिए ना। ठीक है, कौन कौन से हथियार आपके पास हैं, कौन से हथियार फंक्शनेबल हैं, कौन से फंक्शनल नहीं हैं, हाँ? किनको मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, कि बिना हथियारों के जंग लड़ने पहुंच जाओगे तो ये गेट का एग्जाम तुम्हारा जंग से कम नहीं है। तो देखो यहां पर अगर मैं बात करूं कि यहां पर हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं, हर सब्जेक्ट को लगभग लगभग कम से कम 40 घंटे मिलने वाले हैं। जैसा आप देख पा रहे हो 40+ आवर का डिस्कशन होने वाला है। वेटेज के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि रिमोट सेंसिंग का वेटेज ज्यादा है तो यहां पर हम लोग 48, वेटेज भी मैंने लिख दिया है, लगभग लगभग 48 आवर्स का डिस्कशन होगा जो रिमोट सेंसिंग पे होने वाला है। केवल 48, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, प्लस साइड भी हो सकता है, तो ±5 तो लेके ही चलो आप। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करें GIS की, तो यहां पर आप देख पा रहे हो लगभग लगभग 40 से 45 घंटे का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं GNSS की, GPS की, तो लगभग लगभग 40 घंटे का डिस्कशन होने वाला है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 45 आवर्स वी विल टेक फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। ये तो लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। सर्वेइंग जो आपका B1 वाला पार्ट था, यहां की अगर सर्वेइंग की बात करें तो 70+ आवर, 70 से ज्यादा घंटे का आपका सर्वेइंग का डिस्कशन होगा जो यहां पर हम लोग करने वाले हैं। और इसके बाद अगर B2 सेक्शन की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग B1 अटेम्प्ट करेंगे। इन आवर्स के साथ साथ एक पोर्शन आपका और है, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड। तो लगभग 25 से 30 घंटे का डिस्कशन जो होगा वो एप्टीट्यूड के बारे में भी होने वाला है। तो अभी आपको क्लियर कट आइडिया मिल गया कि इस कोर्स में कितनी क्लासेस होने वाली हैं, कितनी लाइव क्लासेस होंगी। सभी क्लासेस का आपके पास एक्सेस रहने वाला है। अगर आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लाइव क्लास ही आपको अटेंड करना चाहिए ताकि आपके जो डाउट्स एंड क्वेरीज हैं उनको आप इंस्टेंट सॉल्व कर सकें, डिस्कस कर सकें। ठीक है, आता हूं बेटा, अभी इस बात को भी मैं बताता हूं आपको। ठीक है, अभी डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, है डिस्कशन का पार्ट है, थोड़ा सा वेट कर लो, डाउट क्लियर हो जाएगा। और
तो लगभग लगभग आप जैसा आप देख पा रहे हैं 48 42 कितना हो गया, 90 घंटे के आसपास ये हो गया। 130 130 और 175 और 70, हाँ, और प्लस 30 35, तो इतना टोटल आवर्स जो हैं वो हम लोग इस डेडिकेटेड स्टडी करने वाले हैं इस पेपर से रिलेटेड। ठीक है, कितनी क्लास होगी, किस सब्जेक्ट की कितनी क्लास होगी, टोटल क्लासेस कितनी होने वाली हैं, ये सभी कुछ क्लियर है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस, बट बिल्कुल जहां पर भी मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे से बेहतर आपके लिए जो कुछ भी है वो आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा, दैट इज माई कमिटमेंट। ठीक है, जब तक मुझे लग रहा है कि हाँ मैं बेस्ट वे में आपको चीजें दे पा रहा हूं, जो जो चीजें मैं आपको दे पा रहा हूं, जो मैंने टाइम दिया उसके बेसिस पे, अगर मुझे कोई भी, तो ऐसा सच अभी मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं आपसे ताकि आपको परेशानी ना हो। आई हैव प्लान्ड दिस कोर्स, पूरा और पूरा मैंने ये कोर्स अपने बिहाफ पे प्लान किया है। आई एम कैपेबल कि मैं आपको ये कंप्लीट करा के अच्छे से आपकी रैंक तक लाने की तक पहुंचा दूंगा। बट स्टिल आई एम कमिटिंग कि अगर मुझे कोई और बेहतर ऑप्शन दिखता है आपके लिए जो ज्यादा बेनिफिशियल है, तो वो चीजें आपके साथ और लोग भी डिस्कस कर रहे होंगे, तो उसके लिए बिल्कुल आपको बेफिक्र रहना। वॉट एवर इज अवेलेबल, द बेस्ट यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, तो जो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि सर क्या पूरा सिलेबस आप ही कवर कराएंगे, ऐसा नहीं है, चीजें डिस्कशन में हैं बहुत सारे, और जितना भी कंटेंट है बैकएंड की जो टीम है इस पेपर से रिलेटेड, वो मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, जैसा मैं आपको बताऊं, जो कि आज आईआईटीज में हैं, एनआईटीज में हैं, और बहुत सारे उसमें से पीएचडी भी कर रहे हैं। जिन्होंने 22 का पेपर निकाला था तो अब वो फाइनली उनकी पीएचडी चल रही है आईआईटीज में, तो उनका सबका इन्वॉल्वमेंट है जो आप लोग के लिए बैकएंड में आपको सपोर्ट कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। ठीक है, तो इतनी मैं हिंट दे सकता हूं। तो आई हैव सम टीम जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल चीजें हैं, और जब जब जैसे जैसे उसको और बेस्ट करने की जरूरत होगी तो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के उसको द बेस्ट कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जो ऑप्शन है वो सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी। कुछ हो ना हो, कोई मिले ना मिले, ऑल दीज थिंग्स आई विल कवर, डोंट वरी, इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो आप इस चीज को लेके समझने भी लगेंगे और भरोसेमंद भी हो जाएंगे, आप समझ भी पाएंगे, भरोसा भी कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नए कनेक्टेड हैं। यस, आई कैन सी द रिस्पॉन्सेस। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं दे आर रिलैक्स, हाँ, उन्हें पता है कि कोई टेंशन की बात नहीं है। तो जो लोग नए लोग हैं जो नहीं पूछ पा रहे थे, हेजिटेट अगर कर रहे हो, तो ऐसा कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, मन की बातें आप बता सकते हैं। अकेला हूं तो हूं अभी, ठीक है। हाँ, टीम फॉर्मेशन है, बाकी एग्जाम्स के लिए भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जल्दबाजी में नहीं करने वाला कुछ मैं, ठीक है, कि पता लगे कुछ बैचेस का कोई प्लानिंग है या नहीं है, कंटेंट की कुछ प्लानिंग है या नहीं है, अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से करेंगे लेकिन दी बेस्ट करेंगे, कम करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे। ठीक है, तो दैट इज माय फिलॉसफी, और उसी पे हम लोग काम करने वाले हैं। और थोड़ा सा वेट लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, नतीजे बता देंगे कि हाँ क्या काम किस तरीके से किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल इसकी कोई मुझे परवाह नहीं है, बहुत इत्मीनान से, बहुत धीमे धीमे, आराम से सारी चीजें पढ़ेंगे, आराम से सारी चीजें करेंगे और बेहतरीन रिजल्ट अचीव करेंगे। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बातचीत कर लेते हैं। तो सर अब आते हैं मुद्दे पे, और हमें जर्नल अवेयरनेस हो गई है, हमें समझ में आ गया है इस पेपर के बारे में, हमें समझ में आ गया है इस कोर्स के बारे में, क्या क्या फीचर्स आपको इस कोर्स में मिल गए हैं। ये सारे फीचर्स मिलेंगे नहीं, ये फीचर्स आपको मिल गए हैं जैसे ही आपने इस कोर्स के लिए एनरोल किया। ये सभी कंटेंट का एक्सेस आपको मिल गया है। ये इसके अलावा सब कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए भी मिलने वाले हैं, और ई बुक भी मिलने वाली, जैसा मैंने आपको बताया। हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स डेवलपिंग स्टेज पे हैं। एक बात मैं और क्लियर कर देता हूं, तो अभी तक मैंने इसका आपसे कमिटमेंट नहीं किया है, बट हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स आपको प्रॉपर स्टडी नोट्स, जो स्टडी मटेरियल है वो मिलेगा इन द डिजिटल फॉर्म। तो सारी चीजें ऐप पर एक्सेसिबल होंगी, जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी
वैसा वैसा मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। बहुत सारी चीजें प्लान्ड हैं, टेस्ट सीरीज प्रॉपरली उस पर काम चल रहा है। इस बार हम लोगों ने मॉक टेस्ट भी किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट अपीयर भी किए, जो डेटा मेरे पास है, और उसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूं कि अगले बार की जो टेस्ट सीरीज होगी, मॉक टेस्ट होगा, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट विल बी देयर, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट विल बी देयर। इन शॉर्ट आई शुड से कि whatever is required for the preparation for this particular exam, for this particular paper, without any tension, you are going to get all these resources at the same place in the best possible way। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा पहला सब्जेक्ट भी होने वाला है इस कोर्स का, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बेटा कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं और लगभग लगभग कितना टाइम लगेगा, वो आपके सामने पूरी कंप्लीट डिटेल है। जैसे सबसे पहला है हम लोग सर्वेइंग एंड मेजरमेंट, सर्वेइंग, लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है। बेसिकली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है वो यहां पर ज्यादा यूजफुल है। बहुत अच्छी बात यह है कि अभी जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। मतलब ओवरऑल ये 6 से 8 नंबर का जो मैथ वाला पार्ट रहता है, ये स्कोरिंग पार्ट रहेगा, जो यहाँ पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स का भी जो सिलेबस है, मैथमेटिक्स के भी जो टॉपिक हैं, वो इसी तरीके से अलाइंड किए गए हैं जो आपके इन द फील्ड ऑफ जियोमेट्रिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर भाई? तो अगर मैं बात करूं सर्वेइंग एंड मेजरमेंट, लगभग 4 घंटे का डिस्कशन हम लोग करेंगे। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, इन सब के बारे में हो सकता है थोड़ा थोड़ा आपने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ा हो, बट जितना सिविल इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा है उतने से काम नहीं चलेगा, एडिशनल डिस्कशन रिक्वायर्ड है। अगर पूरा सिलेबस वही होता तो गेट वालों को अलग से ये पेपर बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। यस और नो? तो यस, ये सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं हम लोग सर्वेइंग में पढ़ते हैं, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, हाँ, तो वहां पर भी पढ़ेंगे, लेकिन दोनों कंडीशंस में, दोनों पेपर के लिए टॉपिक की जो डेप्थ होने वाली है, दैट विल बी डिफरेंट, द अप्रोच विल बी डिफरेंट। नेक्स्ट इज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के बारे में बातचीत करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एरर, यहां से बहुत सवाल आते हैं। तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज करी थी, तो आपने देखे तो यहां से बहुत सवाल देखने को मिलते हैं। एरर प्रोपोगेशन, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल कवर, दैट विल बी द एरर प्रोपोगेशन। लीस्ट स्क्वायर एडजस्टमेंट, यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगला टॉपिक जो रहने वाला है नॉर्मल इक्वेशंस, रिग्रेशन एनालिसिस और कोरिलेशन एंड काई स्क्वायर टेस्ट। तो ये जो आपका बेसिकली स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट होता है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स वाला जो पार्ट होता है, स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट के लिए हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जितने भी लोग सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं, जितने भी लोगों ने गेट सिविल इंजीनियरिंग के लिए पेपर दिया है, ठीक है, वो सभी लोग इस बात को देख पा रहे होंगे कि सिलेबस इज क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अलग सिलेबस है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज भी अलग है दोनों पेपर में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस भी अलग है, कंटेंट भी अलग है, रिसोर्सेज भी अलग होंगे। रेफरेंस के लिए अगर मैं बात करूं, एज सच सारी चीजें क्लास के जो नोट्स हैं, क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्लास में जो आपको डीपीपी दिए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए जाएंगे, वो सभी मोर देन इनफ होने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर आपको जरूरत लगती है तो रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया है, इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, ग्लानी एंड वोल्फ, एडजस्टमेंट कंप्यूटेशन। देखो, एक ही बुक में सारी चीजें सही मिल पाए, सही तो सब में होगी, आपकी रिक्वायरमेंट के लिए मिल पाए ऐसा थोड़ा कम चांस है। हर बुक का एक अपना एडवांटेज होता है, किसी बुक को आप रेफर करेंगे और हर सब्जेक्ट के लिए होता है कि किसी बुक में थ्योरेटिकल वाला पोर्शन बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया जाता है, किसी बुक का न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत अच्छा होता है, किसी बुक में आप देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम बहुत अच्छे दिए होते हैं, किसी बुक में सॉल्व प्रॉब्लम या बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो खुद से आपको प्रैक्टिस करने, सॉल्व करने। तो बहुत रेयर है ऐसा कि किसी एक बुक में एज पर योर एग्जाम रिक्वायरमेंट, आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सारी चीजें मिल जाए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। व्हाटएवर
क्लास डिस्कशन विल बी देयर। वो जो आपकी ये लाइव क्लासेस होने वाली है, जो क्लास के नोट्स होने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वही आपके लिए होने वाले हैं। और वो कंटेंट जो होगा वो ऑलरेडी मल्टीपल सोर्सेस को रिसर्च करके जिस सोर्स में जो भी चीज बेस्ट होने वाली है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो आई होप ये डिस्कशन सभी को क्लियर है, यहां तक की सभी बात क्लियर है। तो यस, दिस इज द पॉइंट दैट आई वांट टू कवर। तो आई होप मैंने यहां पर सभी बातें आपको अच्छे से बता दी हैं। जो चीजें इस कोर्स से रिलेटेड, जो चीजें इस पेपर से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, और जो कि आज के इस सेशन का मेन पर्पस भी था कि दैट वाज द ओरिएंटेशन सेशन। आप सभी लोगों में से बहुत लोग को ये जानकारी नहीं थी, तो ये मैंने चीजें एक्सप्लेन की हैं। एक बार कंफर्म कर देंगे अगर सभी क्लियर है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में टॉपिक वाइज समझते हैं। तो जैसा हम लोगों ने बोला, बात करेंगे सर हम लोग रिमोट सेंसिंग की। तो रिमोट सेंसिंग के टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं? इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे, सवाल आते हैं यहां से। एटमॉस्फेरिक विंडोज की बात करेंगे, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की बात करेंगे, स्पेशियल रिजोल्यूशन की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है रिमोट सेंसिंग के केस में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो रिजोल्यूशन होते हैं 4 तरीके के, वहां से भर भर के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी क्या क्या रिजोल्यूशन होते हैं उनके बारे में कंप्लीट बात होगी। तो की फोकस हमारा यहाँ पर ये रहने वाला है, स्पेक्ट्रल एंड टेम्पोरल रिजोल्यूशन, रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन, प्लेटफॉर्म एंड सेंसर्स के बारे में बात करेंगे, और डेटा प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो पूरे सिलेबस को हम लोग किस तरीके से टॉपिक वाइज डिवाइड कर रहे हैं, कहीं नहीं मिलेगा, ये भी मैं बता देता हूं। इस तरीके से सिलेबस मिल जाएगा आपको। उस सिलेबस को कैसे पढ़ने वाले हैं, कितना टाइम एलोकेट किया गया है, इस तरीके से इतना डिटेल्ड वे में कहीं नहीं मिलेगा। आराम से पता कर लेना, ठीक है, आराम से पता कर लेना। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, तो बहुत जल्द अब बहुत और जगह देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। द मेन प्रॉब्लम, अगर मैं आपसे पूछूं अब तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी जहां पर ऑब्वियसली वो एफिशिएंसी आप अचीव नहीं कर पाते हैं, एक प्रॉब्लम ये थी जो मुझे प्रॉब्लम समझ में आई। क्यों मुझे ऐसा लगा कि इस पेपर में आप लोग की हेल्प के लिए मुझे आना चाहिए आगे। दूसरा सबसे मेन कंसर्न ये है, दूसरा सबसे मेन पॉइंट ये है कि टेस्ट सीरीज सर, अब टेस्ट सीरीज तो अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज तो अवेलेबल है, लेकिन टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन हैं उनका लेवल जो है वो एग्जाम से मैच नहीं कर रहा है। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है? तो जिन भी लोगों ने इस बार गेट का एग्जाम दिया होगा या अभी अपीयर हुए होंगे, इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे कि ऑप्शंस हमारे पास टेस्ट सीरीज के हैं, बट द मेन प्रॉब्लम इज वी आर नॉट गेटिंग द क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस जो कि गेट एग्जाम के लेवल के हों, जो कि हमारे एग्जाम के लिए रिलीवेंट हों। एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो, और ये सारी प्रॉब्लम है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये सब आप लोग के थ्रू, स्टूडेंट्स के थ्रू ही नोटिस की गई और मुझसे शेयर की गई, जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है भाई, तो इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है इस कोर्स को प्रिपेयर करने के लिए, और तभी इतना टाइम लगा आपके साथ इस चीज को मुझे शेयर करने में। जैसे ही मैं कंफर्म हुआ कि यस नाउ वी आर रेडी, देन आई हैव अनाउंस द बैच। ठीक है, तो आई होप सभी को क्लियर, और उसकी वजह से आप लोग यहाँ पर हैं, और ये एक्साइटमेंट और ये आपका जो स्ट्रेंथ है, ये देखकर मुझे लग रहा है कि यस बहुत ज्यादा जरूरत थी। हाँ, बहुत ज्यादा आप लोग को जरूरत थी, और डेफिनेटली जो लोग, और टारगेट अपना सिंपल है भाई, इस पेपर में यहाँ पर हम लोग टारगेट करने वाले हैं टॉप 100, मतलब मैं तो बोलूंगा टॉप 50, और ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ाने, नहीं कि बहुत भीड़ चाहिए अपने को। ठीक है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। तो कोशिश ये है कि टॉप 50 पे हम लोग अपनी रैंक को सिक्योर कर पाए, ताकि जहां जो मन हो, जिस आईआईटी में जो कोर्स हमें चाहिए हो, जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, जिस जगह पे हमारा जाने का मन हो, वहां पर हम लोग पहुंच पाए। ठीक है भैया, तो बिल्कुल उस टारगेट के साथ चल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हम लोग इस तरीके से मेहनत करें, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, आप लोग भी मेहनत करें, और आने वाले गेट के रिजल्ट्स बता रहे हो हम लोग की मेहनत के बारे में, हम लोग को बहुत ज्यादा अपने बारे में ना बताना पड़े। क्लियर है?
चलिए, तो ये बात हो गई रिमोट सेंसिंग के बारे में। और अगला डिस्कशन जो है दैट इज जीआईएस। सर जीआईएस को कैसे आपने टॉपिक वाइज डिवाइड किया, जरा बता दीजिए। तो जीआईएस को कुछ इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द जीआईएस, वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा सोर्सेस, जैसा आप सभी को पता है कि जीआईएस के लिए कौन कौन से डेटा सोर्स होते हैं। अब जब डेटा मिल गया आपको अलग अलग सोर्सेस से, तो उसका कन्वर्जन कैसे किया जाए, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। तो वेक्टर डेटा मॉडल क्या होते हैं, रेस्टर डेटा मॉडल क्या होते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा कि वेक्टर डेटा फॉर्मेट होता है जहां पर हम लोग डिटेल को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट, लाइन और पॉलीगन। तो लगभग लगभग 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, इवन 26 में अगर आप देखेंगे पेपर में तो यहां से सवाल देखने को मिले हैं। ठीक है, इस बार भी थे। और डेटा स्ट्रक्चर एंड टोपोलॉजी के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। डेटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम एंड स्पेशियल डेटाबेस के बारे में बात कर रहे होंगे। स्पेशियल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। इंटरपोलेशन एंड टेरन के बारे में बातचीत कर रहे होंगे। और नेटवर्क एनालिसिस, सबसे इंपॉर्टेंट जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू में है, जो अब तक का डेटा आपके पास अवेलेबल है, वहां पर हमें डिस्कस करना है स्पेशियल एनालिसिस के बारे में। क्या होता है कंसेप्ट बफर का, क्या बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जस्ट एज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट, कि इस लेक्चर की हेल्प से अब इस पेपर का एक ओवरऑल क्लियर कट आइडिया आपको लग जाए। और यही सारी चीजें हमें आने वाले टाइम में डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, तो जस्ट टू इंट्रोड्यूस ऑल दीज थिंग्स, कुछ कुछ बातें मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं। ओवरले का कंसेप्ट क्या होने वाला है, इंटरपोलेशन का कंसेप्ट क्या है, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द जीआईएस डेटा। ठीक है भैया, सबके सामने उसका टेंटेटिव टाइम भी लिखा हुआ है। इस टाइम में अब यहां पर हम लोग क्लास में क्या क्या करने वाले हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। अगर जीएनएसएस या फिर जीपीएस की बात किया जाए, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या फिर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की बात करें, तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, जीएनएसएस कंसलेशन क्या है, डेटा कलेक्शन मेथड्स क्या हैं, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक सर्वेइंग क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से सवाल देखने को मिलता है। डिफरेंशियल जीपीएस का कंसेप्ट क्या होता है, एरर सोर्सेस क्या है जीपीएस डेटा में, एरर को करेक्शन टेक्निक्स क्या हैं, आरटीके और पीपीके मेथड्स क्या हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस का बाइफर्केशन आप देख पा रहे हैं आवरली बेसिस पे कि कितने कितने टाइम लगने वाला है अप्रॉक्स। इसमें इस टाइम में क्या क्या इंक्लूड है इसको भी मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहां पर आपकी लाइव क्लास के साथ साथ जितने भी इन टॉपिक्स रिलेटेड पीवाईक्यूज हैं वो हमें करने ही करने हैं, प्लस क्लास के क्वेश्चन करने हैं और प्लस डीपीपी क्वेश्चन करने हैं। तो इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एज पर माई प्लानिंग कम से कम 1000 क्वेश्चन पीवाईक्यू के अलावा, कम से कम 1000 क्वेश्चन पीवाईक्यू के अलावा आपको यहां पर ऑर्गेनाइज्ड वे में एज पर द गेट लेवल मिलने वाले हैं, जो हम लोग यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है भैया? चलिए, तो आगे अगर बातचीत कर लिया जाए तो यहां से अपना सर्वेइंग वाला खेल शुरू होता है। और सर्वेइंग वाले खेल में तो तुम्हें पता है कि खेल बहुत खतरनाक होगा, हाँ, क्योंकि खिलाड़ी पे भरोसा है तुम्हें। तो सर्वेइंग की अगर बात करें तो सर्वेइंग में जो आपने 3 पार्ट बोले थे, मैप्स वाला पार्ट है, लेवलिंग वाला पार्ट जिसको आप लैंड सर्वेइंग वाला पार्ट बोल रहे हैं, और थर्ड है एरियल फोटोग्रामेट्री। तो एरियल फोटोग्रामेट्री जनरली हम लोग वर्टिकल फोटोग्राफ्स के बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ पर वर्टिकल फोटोग्राफ्स के साथ साथ हमें ऑब्लिक फोटोग्राफ के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यहाँ पर स्टीरियोस्कोपी के बारे में भी हम लोग बातचीत कर रहे होंगे। स्टीरियोस्कोपी से रिलेटेड कैसे डेटा का इंटरप्रिटेशन होता है, वो सारी चीजें भी डिटेल्ड वे में इन डेप्थ आपको पढ़नी है। और इसीलिए मैंने बोला है इसमें लगभग लगभग हम लोग को लगने वाला है 70 घंटे, और ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी यूजफुल होगा। मतलब इस पूरे सिलेबस में सिविल इंजीनियरिंग का जो सर्वेइंग है वो पूरा पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे होंगे तो साथ साथ सिविल में भी इस प्रिपरेशन की हेल्प मिलने वाली है। ये पोर्शन आपका लगभग लगभग कॉमन है, कुछ चीजों को अगर हटा दिया जाए। तो मैप्स एंड टाइप्स एंड स्केल, इसको आप लोग जितने भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं अब आसानी से रिलेट कर पा रहे होंगे। यस,
कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं, मैप प्रोजेक्शन क्या है, डेटम का कंसेप्ट क्या है, लेवलिंग का मेथड्स क्या क्या होते हैं, प्लेन लेवलिंग, जियोडेटिक लेवलिंग, इन्वर्टेड स्टाफ का कंसेप्ट हो गया, रेसिप्रोकल लेवलिंग का कंसेप्ट हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर आपके सिलेबस का पार्ट है। करेक्शन फॉर कर्वेचर, करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन, टोटल स्टेशन एंड ट्रैवर्सिंग, ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग क्या होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियल फोटोग्रामेट्री। यहाँ पे 9 आवर लिखा हुआ है, एरियल फोटोग्रामेट्री इससे ज्यादा डिस्कस होगा। ठीक है, लगभग लगभग एरियल फोटोग्रामेट्री की हम लोग जो बात करेंगे इस पर्टिकुलर पेपर के लिए वो 18 से 20 घंटे होगी। ठीक है, तो फोटोग्रामेट्री क्योंकि लगातार इस बार का भी अगर आप पेपर देखोगे तो फोटोग्रामेट्री से अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं जो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। सब कुछ कंप्लीट करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजों को आसानी से हम लोग कंप्लीट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया सर्वेइंग से कुछ चीजें मैच कर जाती हैं और यही कारण है कि हम लोगों ने कॉमन के बाद किस सेक्शन को प्रेफर किया है, B1 सेक्शन। सर B2 सेक्शन नहीं कवर करेंगे, क्या जरूरत है? अगर हमारा कॉमन और B1 से काम चल रहा है तो दोनों तो अटेम्प्ट नहीं करने ना भैया, दोनों तो अटेम्प्ट करने की इच्छा तो नहीं कि सर मैं B1 भी अटेम्प्ट करूंगा और B2 भी अटेम्प्ट करूंगा, ऐसा होगा नहीं। वहां पर आपको एक को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्यों B1 के साथ जा रहा हूं, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ऑलरेडी कॉमन सेक्शन में हम लोग को बहुत सारी चीजें पढ़नी है जो कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस का पार्ट नहीं है, और यहां पर वो सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में पढ़नी, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। कुछ टाइम और कुछ एनर्जी और कुछ एफर्ट हम बचा सकते हैं, जो है आपका B1 वाला पार्ट। तो हमारे लिए स्कोरिंग भी वो रहने वाला है, हमारे लिए इजी भी रिलेटिवली रहने वाला है। अगर मैं इमेज इंटरप्रिटेशन से बात करूं, B2 वाले सेक्शन से बात करूं, B2 वाला जो सेक्शन है बेसिकली जो CS ब्रांच हैं उनके लिए ज्यादा यूजफुल है। अगर कोई CS का कैंडिडेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग से अपीयर करता है तो ऑब्वियसली सिविल इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में CS से रिलेटेड जो एनालिसिस है, जो क्वेश्चंस है, जो कंसेप्ट हैं, वो ज्यादा इजी होंगे उनके लिए। तो B2 उस केस में ज्यादा यूजफुल होगा उन सभी कैंडिडेट्स के लिए। क्लियर हो गई ये बात सभी को भाई? क्लियर है ये बात सभी को, यस और नो? बोलो भाई, क्लियर है ये बात सभी को, यस और नो? चलिए, तो अगर इसके आगे बातचीत करा जाए, अगर इसके आगे हम लोग बातचीत करें तो आ जाते हैं इमेज प्रोसेसिंग। थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस बता भी देता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि B1 बीइंग ए सिविल इंजीनियर हमारे लिए क्या है, बीइंग ए सिविल इंजीनियर हमारे लिए B1 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों रिलीवेंट है, ये बातें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। अब देखो जरा टॉपिक देखो B2 के, तो अगर मैं बात करता हूं B2 के क्या क्या टॉपिक हैं, तो B2 सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो डिजिटल इमेज फंडामेंटल्स, सैंपलिंग एंड क्वांटिनाइजेशन, हिस्टोग्राम एंड स्कैटरग्राम, स्टैटिस्टिकल मैट्रिसेस, फोरियर ट्रांसफॉर्म, इमेज रजिस्ट्रेशन, रेडियोमेट्रिक एंड जियोमेट्रिक करेक्शन, कॉन्ट्रास्ट इनहेंसमेंट, PCA एंड कलर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये सभी टॉपिक्स ज्यादा इजी अप्रोच रखेंगे किसके लिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं CS और IT बैकग्राउंड के। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हमें हमारा जो मार्क्स है, हमारी जो रैंकिंग है, उसमें B1 और B2 का कोई फर्क नहीं है। आपके पास ये चॉइस है कि आप अगर B1 ऑप्ट करना चाहते हैं, एज पर योर सुटेबिलिटी यू कैन गो विद द B1, या फिर आप B2 के साथ भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें भी आप ज्यादा कंफर्टेबल है। तो बता दो भाई एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग, किसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो, B1 में और B2 में? हाँ, आप सभी लोग B1 में, क्योंकि मैंने B1 का सिलेबस भी आपको बता दिया और B2 का सिलेबस भी बता दिया। B1 का सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस कर लिया है और B2 का सिलेबस भी डिस्कस कर लिया है। तो कौन से सिलेबस में ज्यादा कंफर्टेबल हैं आप, B1 और B2? क्यों भाई, B1 और B2, इन विच सिलेबस यू आर मोर कंफर्टेबल? ऑब्वियसली द आंसर इज B1, वेरी गुड। तो यही मैं भी सोच रहा हूं और ऐसा आप भी सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो सोच का अलाइनमेंट होना भी बहुत जरूरी है, तो बहुत अच्छी बात है। जब डायरेक्शन, अप्रोच, विजन सेम होगा तो बहुत लंबे समय तक साथ आप चल सकते हैं। क्यों भाई?
सारा खेल जो है वो विजन का ही है। यस, तो वी विल गो फॉर द B1। एक बार जरा मुझे सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में बता दो भाई, यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? तो ये देखो, आपके रेफरेंसेस के लिए भी अगर मैं कुछ बात करूं तो आपके पास ये रेफरेंसेस है, एनपीटीईएल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। एनपीटीईएल में कुछ कंटेंट्स है, बट मैं आपको फिर वही बोलूंगा कि आपको यहाँ पर सारी चीजें मिलने वाली, वो हम फॉलो कर लेंगे, ठीक है। दैट आई विल फॉलो, दैट वी विल फॉलो टीम। तो आपको जो भी जहां का भी बेस्ट है वो आप तक एग्जाम ओरिएंटेड वे में पहुंच जाएगा। तो टोटल लगभग लगभग यहाँ पे अभी हम लोग फरवरी में हैं, और हमें फरवरी 2026 से अपनी कहानी को स्टार्ट करके 2027 फरवरी तक ही पहुंचना है। तो सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में गेट 2027 का एग्जाम होगा। ये एक साल की जो यात्रा रहने वाली है इस पेपर को लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं करेंगे, बहुत इत्मीनान से, जैसा मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, लगभग 2 से 4 महीने का जो टाइम है उसमें हम लोग फाउंडेशन स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अपने प्रिपरेशन को 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूं। 2 से 4 महीने का जो टाइम हम लोग देने वाले हैं वो सभी बेसिक्स पे, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो अलग अलग लेवल पे हैं वो कहीं ना कहीं किसी एक लेवल पे आ जाए, और फिर वहां से हम लोग बूस्ट ले, वहां से कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन स्टार्ट करें, ठीक है। तो सिलेबस कवरेज हो रहा होगा, बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करेंगे ज्यादा। 4 से 5 घंटे आपको टोटल अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो लगभग लगभग 2 घंटे की तो क्लास ही होने वाली है आपकी, और अगर 1-2 घंटे सेल्फ स्टडी करते रहोगे साथ में तो बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप वीडियोस भी देख सकते हैं, बाकी मैं यहाँ पर हूँ आपको गाइड करने के लिए। जो रिसोर्सेस है मैं सारे बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो, लेकिन क्योंकि आपके पास थोड़ा सा टाइम की कमी रहती है और आपके पास इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आपके सारी चीजों को एक एक करके रिफर करें, दैट्स वाई वी आर हेयर। मैं इसके बाद हम लोग 5वें से 8वें महीने क्या चल रहे होंगे, अपनी अप्रोच को थोड़ा सा इंटेंसिव करेंगे और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। स्टडी आवर्स अगर पॉसिबल होगा तो बढ़ाएंगे, और यहां से पीवाईक्यू प्रैक्टिस में ज्यादा जोर दिया जाएगा। तो क्या सर, जब हम लोग फाउंडेशन स्टार्टिंग में बात कर रहे होंगे तो क्या पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, वहां पर भी हम लोग पीवाईक्यू के बारे में बातचीत कर रहे होंगे। बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहां तक हम लोग लगभग लगभग 8 महीने तक अपना मेजर पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आप फरवरी चल रहा है, तो लगभग अक्टूबर नवंबर में होंगे हम लोग, और अक्टूबर नवंबर में आपका सिलेबस जो है वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ताकि इसके बाद का जो टाइम है वो आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएं अपने रिवीजन के लिए। साल भर आपने कितना पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के पहले आप इन कंसेप्ट्स को कितने अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। जो कुछ भी आपने पढ़ रखा है, क्या आप उनको रिटेन कर पा रहे हैं, क्या आप उनको रिकॉल कर पा रहे हैं? और उसके लिए हमें चाहिए टाइम, ताकि हम प्रॉपर रिवीजन कर पाए, मॉक टेस्ट दे पाए, और इसके साथ साथ हम लोग क्या कर पाए, अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई कर पाए, और वहां पर जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं, वहां पर जो भी कमियां हैं, उन एरियाज पे हम इंप्रूवमेंट कर पाए। ऑब्वियसली फॉर दैट वी शुड नीड टाइम, यस और नो? तो यस, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मैं बात करूं आपसे, ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी अगर कंडीशंस लेके चलें, सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके चलें, तो नवंबर तक हम लोग का टारगेट है कि हम लोग कंप्लीट सिलेबस कवरेज कर लेंगे। दिसंबर जनवरी पूरा रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट चलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होंगे, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट भी होंगे, और इसके साथ साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं। तो बस टेस्ट प्रैक्टिस रिवीजन ये चलने वाला है लास्ट में। और बहुत अगर आपका कोर्स ये एक्सटेंड होगा, जो कि जिसके चांसेस बहुत कम है, तो आप पहुंच जाएंगे दिसंबर में। हर हाल में बेहतरीन तरीके से इस कोर्स को हम लोग दिसंबर में कंप्लीट कर लेंगे। जितनी बातें मैंने यहां पर आपको बताई हैं वो सारी बातें क्लियर है भाई? बात सभी को क्लियर है, यस और नो? यस, ताकि जनवरी फरवरी का टाइम जो है आपका, कम से कम आपको अच्छे से लास्ट में टाइम रिवीजन के लिए भी मिले। ऐसा ना हो कि साल भर हम केवल कंसेप्ट्स को ही पढ़ते रह गए। और ये भी मैं नहीं बोलूंगा कि सितंबर अक्टूबर में कंप्लीट कर लेंगे, फर्जी बातें। हाँ,
इतने जल्दी नहीं करेंगे, आराम आराम से करेंगे, कोई घबराहट नहीं है, कोई चीजें स्किप नहीं करेंगे, जितना मैक्सिमम कवरेज हो सकता होगा उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? आई होप ये बातें सभी को क्लियर है। और भाई यहां से कुछ सक्सेस मंत्रा की बात कर लेंगे। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इस प्रिपरेशन में वो है आपकी कंसिस्टेंसी। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन बहुत पढ़ लिया फिर 4 दिन गैप हो गए, ऐसा नहीं है कि एक दिन बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए और फिर 10 दिन तक कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं। कम कम पढ़ो लेकिन कंसिस्टेंट वे में पढ़ना है और इंप्रूवमेंट करना है। अगर आज मैं 5 सवाल लगा रहा हूं तो पूरे साल 5 से ज्यादा ही सवाल लगाऊं। ऐसा ना हो आज 5 लगाएं कल 1 लगा रहे हैं फिर 1 भी नहीं लगा रहे हैं। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, धीमे धीमे चलेंगे, स्लो एंड स्टडी चलेंगे और ग्रो करेंगे। ऐसा आप, और दिस एग्जाम, गेट एग्जाम की अगर मैं बात करूं, इट इज ऑल अबाउट, और आई शुड से एनी एग्जाम, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी इज द की। आप कितने होशियार हैं, आप कितने तेज हैं, आपका माइंड कितना शार्प है, आपने कितना कंटेंट अच्छा फॉलो किया है, ये सब सेकेंडरी हो जाएगा अगर आपने इस प्रिपरेशन के दौरान अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं रखा। तो कंसिस्टेंसी का बहुत खेल है। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लो, आप किसी भी टॉपर से डिस्कस कर लो, आप किसी भी रैंकर से डिस्कस कर लो, वो एक चीज आपको कॉमन जो मिलने वाली है सभी के बीच में, हो सकता है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट से पढ़े हो सकता है वो अलग अलग लोगों से पढ़े हो सकता है उन्होंने अलग अलग कंटेंट को फॉलो किया हो, बट एक चीज जो कॉमन होगी सभी टॉपर्स में वो होगी कंसिस्टेंसी। तो कोई ऐसा बहुत ही, अब कभी कभार किसी की मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, बट अगर इन जनरल बात करें तो ऐसा नहीं होगा कि सर हमने पढ़ लिया था फिर 4 महीने कुछ नहीं पढ़ा और फिर बस पेपर दिया और रैंक आ गई। इट्स ऑल अबाउट, इट्स अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि अभी मैं बहुत ज्यादा शार्प माइंड नहीं हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा प्रीवियस अचीवमेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज पे ध्यान रखना है जो आप ध्यान दे सकते हैं, एंड दैट इज द कंसिस्टेंसी। ट्राई टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। जैसा मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में आपसे बोला कि जिस एनर्जी के साथ आपने अपनी इस प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है, अगर आप, मार्क माई वर्ड, अगर इतनी एनर्जी के साथ आपने इस प्रिपरेशन को कंप्लीट भी कर लिया, कैसे कंप्लीट किया मतलब नहीं है। आज डेट है भैया, कितनी है आज डेट, जो भी है 20 फरवरी है। 20 फरवरी 2026 को जितना एनर्जी और एक्साइटमेंट आपको है इस पेपर के लिए, इस एग्जाम के लिए, इतना ही एक्साइटमेंट, बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इतना ही एक्साइटमेंट अगर आपको 5 फरवरी 2026-27 में रहा, यू विल गेट द रिजल्ट, मार्क माई वर्ड। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे बट कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और यही रीजन है। अगर आप गेट के डेटा को भी देखेंगे तो सेम चीज आपको गेट के डेटा में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो जैसे अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, लगभग पिछली बार 80,000 स्टूडेंट बैठे थे, 79,000 समथिंग, और अगर क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स की बात करें तो 15 से 16,000 स्टूडेंट थे जिन्होंने कट ऑफ क्वालिफाई किया था सिविल इंजीनियरिंग में। और ऐसा लगभग हर पेपर में आपको देखने को मिलता है। जियोमेट्रिक्स से रिलेटेड डेटा भी अवेलेबल है, आईआईटी में लगातार पब्लिश किया जाता है डेटा। अब आपसे इतनी बातें मैंने कर ली है जियोमेट्रिक्स की, तो अब इससे रिलेटेड जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन होगा आप अच्छे से उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। कंसेप्चुअल क्लियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, क्योंकि गेट के अगर नेचर की बात करें तो ये पूरा टेस्ट है आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की। अगर चीजें आपको सही से पता है तो हो सकता है आपको फॉर्मूला ना याद आए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर उस कंसेप्ट की क्लियर है, यू विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड यू विल गेट द मार्क। तो इट्स अबाउट एप्टीट्यूड। क्या आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है, क्या अप्रोच है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम के लिए। रेदर कि आप ज्यादा फोकस करें कि आपने कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं और बाकी चीजें आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे इस बात का भाई। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इन डेप्थ पढ़ना है, ताकि कम पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ऐसा है कि आप पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, अगर आप 80% सिलेबस कंप्लीट करते हैं, 90% सिलेबस कंप्लीट करते हैं, तो भैया समझना ध्यान से, अगर आप 80-90% भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं
तो कोशिश ये करना है कि जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं उसका अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमें उसमें नंबर चाहिए, हमें उसको सही करना है। यस और नो, दैट शुड बी द अप्रोच। 10% नहीं पढ़ा है, सवाल आ जाएगा, नहीं करेंगे। अरे 90% अगर आप सिलेबस कंप्लीट करके गए हैं और 90 में अगर आप 100% स्कोर करते हैं, 90% स्कोर करते हैं, तो 80-81 नंबर तो आ ही जाएंगे ना भाई। 90 में भी अगर 90% तुम अचीव कर पाते हो तब भी 80 मार्क्स 81 मार्क्स आ जाएंगे। रैंकर हो तुम, रैंकर हो तुम। अब कोई फायदा नहीं कि आपने 100 नंबर का सिलेबस पढ़ लिया, कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, एग्जाम में कोई पढ़े सारे टॉपिक हैं, डेप्थ में कुछ नहीं पढ़ा है, एग्जाम में कोई भी सवाल नहीं बन रहा है। दैट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो पीवाईक्यू है और इसके साथ साथ जो क्लास के क्वेश्चन हैं, डीपीपी है, जैसा मैंने आपसे बोला 1000+ क्वेश्चन जो होंगे इन सभी टॉपिक से रिलेटेड। गेट अप्रोच पे जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, वो एक एक करके आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सिलेबस वास्ट है, चीजें बहुत ज्यादा हैं, तो रिवीजन और कंटिन्यूअस रिवीजन, आई शुड से कंटिन्यूअस रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवल चीजों को पढ़ते जा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हैं, प्रॉपरली कंसेप्ट को टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल जो कुछ भी आज हम लोग पढ़ेंगे या इस महीने फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग कंप्लीट करेंगे, और अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया, अगर आपने उसका प्रैक्टिस नहीं किया, तो जब फरवरी 2027 में आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको ये तो याद आएगा कि हाँ पढ़ा था कुछ ऐसा, लेकिन एग्जैक्टली क्या पढ़ा था, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये नहीं याद आने वाला है अगर आपने रिवीजन नहीं किया। तो रिवीजन इज द अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस एग्जाम में आपको सफलता दिला सकती है। शरीर का ध्यान रखना है, फालतू का तनाव नहीं लेना है, और बेहतरीन तरीके से नींद वींद पूरे करते रहना है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज द हेल्थ। हेल्थ है तो सब है, ये वाला गेट नहीं तो कोई और गेट सही, हाँ कुछ ना कुछ तो खोल ही लेंगे। तो सबसे पहले आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, बाकी सब लाइफ में जो है वो क्या है, सेकेंडरी है, इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है भैया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, और बेहतरीन तरीके से हम लोग को प्रिपेयर करते रहना है। समरी क्या है, तो 300 से प्लस ज्यादा घंटे का आपको कंटेंट मिलने वाला है, यहाँ पर क्लासेस मिलने वाली है। 7+1, 7 तो आपके हो गए इस पेपर से रिलेटेड, और एक हो गया एप्टीट्यूड वाला पार्ट, और लगभग 40 घंटे इसके साथ साथ आपको मिल जाएगा पीवाईक्यू टेस्ट का एक्सेस इस बैच में। इसके साथ साथ आपको मिल जाएगा पीवाईक्यू की ई बुक, इसके साथ साथ आपको मिल जाएगा जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके नोट्स मिल जाएंगे आपको रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। डीपीपी मिलने वाले हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और डाउट सॉल्विंग। तो डाउट सॉल्विंग के लिए भी लगातार आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल चीजें हैं जो आपको इस प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए, रिजल्ट को अचीव करने के लिए हम लोग यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आई होप यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है, और इस यात्रा की शुरुआत हम लोगों ने यहाँ पर सफलतापूर्वक कर ली है। तो मैं सभी लोगों से चाहूंगा जितने भी लोग क्लास में अवेलेबल हैं, एक बार जरा सभी लोग कमेंट कर देंगे टारगेट 50, ठीक है भैया। तो अपना टारगेट क्या है, टारगेट 50। तो रैंक जो अपने को लानी है इस पेपर में वो 50 से अंदर लानी है, ठीक है। तो इस लेवल पे हम लोग एनर्जी लगाएंगे, इस लेवल पे हम लोग एफर्ट करने वाले हैं। बिल्कुल, क्लासेस जो हैं आपकी वीकडेज में होंगी, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, डिपेंड करता है। तो अभी जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो पेस से हम लोग चलेंगे और धीमे धीमे ग्रेजुअली पिकअप करेंगे, ठीक है। तो अगर रिक्वायर्ड होगा तो सैटरडे संडे भी क्लासेस होंगी, अदरवाइज ये जो बैच है आपका ये वीक डे बैच है, ठीक है। वीकेंड में आपके लिए ऑफ रहेगा, आप अच्छे से रिवीजन करिए, पूरे वीक में जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, इन सभी के लिए कुछ बातों को, क्योंकि एक पेपर आपके पास और है सिविल इंजीनियरिंग का, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इस चीजों को मैनेज ना कर पाए, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है इस बात का। तो इसलिए मैंने जो अप्रोच जो टीम सभी लोगों ने सजेस्ट किया
जो आप लोग की भी, आप लोगों में से बहुत सारे लोग की भी रिक्वायरमेंट थी। वेरी गुड, आई कैन सी। हाँ, तुमने टारगेट 40 कर दिया, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, टारगेट 40। तो मैं कम से कम जो अप्रोच हम लोग लेके चल रहे हैं कि वी आर गोइंग टू सिक्योर द टारगेट 50 रैंक है। तो बिल्कुल बिल्कुल देखने को मिलेगी, और वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपके जो टारगेट्स हैं उनको हम लोग अचीव करा पाए। तो एक बार सभी को क्लियर है, एक बार बिल्कुल चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे बेटा। तो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी क्लास रिलेटेड टू द दिस कंप्लीट कोर्स ऑफ द जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग फॉर गेट 2027। कल जो आपकी क्लास होने वाली है, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो पहला टॉपिक हम लोग, पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। सर कल कौन सा टॉपिक आप पढ़ाएंगे? ठीक है, तो अभी मैं कंटेंट है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है, देखो। हाँ, तो मैं बता देता हूं। तो सर्वेइंग के मेजरमेंट्स पे डिस्कशन स्टार्ट होगा, और पहला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे होंगे सर्वेइंग मेजरमेंट एंड एरर इन सर्वेइंग। ठीक है, तो दैट वी विल डिस्कस, जहां पर हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं, जहां पर हम लोग बात करेंगे एरर के क्या क्या टाइप्स होते हैं, जहां पर हम लोग बात करेंगे एरर प्रोपोगेशन का कंसेप्ट क्या होता है, और इन टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे गेट के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये सारी चीजें स्टार्ट होगी। तो दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट। लेक्चर 1 जो होगा हमारा स्टार्ट होगा फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। और क्लासेस की टाइमिंग यही रहने वाली है 8 PM। द क्लास विल स्टार्ट एट 8 PM ऑन द प्रेप हॉरिजन ऐप। ठीक है भैया, तो आप इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं ऐप के थ्रू, और इस क्लास को आप एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू भी, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपके पास कंफर्टेबल है। लाइव क्लास अटेंड करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। आपके डाउट्स एंड क्वेरीज को आप आंसर कर पाएंगे, तुरंत पूछ पाएंगे और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। किसी कारणवश अगर आप लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं, टाइम भी मैंने इसी अकॉर्डिंग रखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आई नो कि जो उन्होंने एमटेक कर रखा है, वर्किंग है, जैसा आप लोगों से मेरी लगातार बात हुई है, वो जॉब के साथ साथ पीएचडी के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं, अलग अलग कंडीशन है सभी की, कोई अगर जॉब में है तो किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, लगभग 8 बजे तक अपने डेली जो आपके काम होते हैं उससे सभी लोग फ्री हो जाते हैं। तो 8 से 10 का टाइम इसीलिए रखा गया है। तो इस बैच का यही टाइम रहने वाला है। ठीक है भैया, चलिए, तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज क्लियर टू एवरीवन। और अगर कोई डाउट क्वेरी हो तो ऑलरेडी आप सभी लोग के पास मेरा नंबर है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसके अलावा अगर कहीं पे भी कोई आपका डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं, तो यू ऑल कैन डिस्कस विद मी। तो आई होप इस सेशन की हेल्प से मैं आपको एक प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रोवाइड करा पाया इस कोर्स और इस पेपर से रिलेटेड। तो बहुत सारे, देखो मेरा ये मानना है कि जब कभी भी कोई आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, और अगर कंफ्यूजन है तो उस पर एक बार बात हो जानी चाहिए। तो जो लोग पहले से भी मेरे से पढ़ रहे हैं, जब मैं सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट भी अगर स्टार्ट करता हूं तो पहले सब्जेक्ट में, पहली क्लास में मैं कोई टेक्निकल डिस्कशन नहीं करता हूं। पहली क्लास का मेरा मकसद यही रहता है कि उस सब्जेक्ट का पूरा ओवरऑल व्यू आपको मैं प्रोवाइड करा पाऊं, जिससे आपको सब्जेक्ट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है, दे ऑल कैन रिलेट दिस थिंग इजली। तो कहने को तो कोई टेक्निकल डिस्कशन नहीं होगा, बट इस डिस्कशन के बाद हमारे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डाउट्स, क्वेरीज होते हैं जो हमें आगे तक परेशान करते रहते हैं, तो उनको अभी खत्म कर देना ठीक है। ठीक है, लगातार कोई डाउट क्वेरी हो, डिस्टर्ब करे कंसेप्ट को समझने में, हाँ, प्रिपरेशन में किसी भी तरीके से अफेक्ट करे, उसको अभी निपटा देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके जितने भी कॉमन डाउट्स एंड क्वेरीज थे वो इस सेशन की हेल्प से मैं आप सभी लोगों के क्लियर कर पाया। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट एंड क्वेरी रह जाता है तो यस, अब आप सभी लोगों के पास, जितने लोग भी इस बैच में इनरोल्ड हैं, तो वी हैव सेपरेट ग्रुप। सभी आप लोग अपने डाउट्स एंड क्वेरीज मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो हाउ इज द जोश नाउ? हाँ, तो अभी जोश कैसा है भाई? अभी एनर्जी मेंटेन है? सुपर हाई, वेरी गुड, सुपर हाई, बहुत बढ़िया। हाँ, तो बस इसी तरीके की एनर्जी रखनी है। मिलते हैं बेटा फिर अगली क्लास में। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस ओरिएंटेशन सेशन।
Thank you everyone. Keep learning. See you in the next class. Thank you.